नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक बेहद ही शानदार और रोमांचक अध्याय का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का स्रोत कुछ बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। हम एक-एक करके इन स्लाइड्स को समझेंगे। ये सामग्री प्राचीन भारत के एक ऐसे कालखंड को खोलती है जहां से पूरी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय। अगर हम उस वक्त के भारत के परिदृश्य पर नजर डालें तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप 16 अलग-अलग महाजनपदों में बटा हुआ था। हम्म हर तरफ सत्ता और वर्चस्व के लिए एक लगातार संघर्ष चल रहा था। पर आज की इस क्लास में हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उन 16 में से सिर्फ एक महाजनपद, मेरा मतलब है मगध। हाँ, सिर्फ मगध ने आगे बढ़कर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली पहली वास्तविक शक्ति का रूप लिया। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ महत्वाकांक्षी राजाओं और उनकी तलवारों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पूरे ऐतिहासिक सफर को हम एक रातों रात हुए चमत्कार के रूप में नहीं देख सकते। हाँ, मतलब एक रात में तो कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता ना। वही तो, जब हम इन स्लाइड्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो क्लियर होता है कि हर्यंक वंश से लेकर नंदा वंश तक का ये जो समय था, यानी 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, ये एक बहुत ही क्रमिक और व्यवस्थित उत्कर्ष का काल था। हाँ, एक छोटे से राज्य का एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य में बदलना, इस सफर में कई पीढ़ियां लगी होंगी। बिल्कुल लगी, और हर नए शासक ने अपने पूर्वजों की सफलताओं पर निर्माण करते हुए मगध की ताकत में एक नई ईंट जोड़ी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी महान साम्राज्य की नींव हवा में तो नहीं रखी जा सकती है ना, उसके लिए एक ठोस जमीन चाहिए। सही बात है, और हमारी स्लाइड्स इसी बात पर जोर देती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। इस स्लाइड में जो पहली इमेज हम देख रहे हैं वो मगध की सफलता के सबसे पहले कारण को दर्शाती है। हाँ, और वो कारण थी उसकी भौगोलिक अभेद्यता, मतलब उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों, इस स्लाइड में प्राचीन राजधानी राजगृह का मैप दिया गया है, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो ये जगह 5 ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक किले की तरह थी। और प्राचीन युद्ध नीति के हिसाब से सोचिए, ये अपने आप में कितना अद्भुत है। उस दौर में जब सेनाओं को पैदल या हाथियों पर मीलों का सफर तय करना होता था। तब इन 5 पहाड़ियों की दुर्गम दीवार को पार करके मगध के सेंटर तक पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव रहा होगा। लगभग क्या, पूरी तरह से एक असंभव चुनौती थी। और ये भौगोलिक लाभ सिर्फ राजगृह तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, जैसे जैसे साम्राज्य आगे बढ़ा, नए शहर सामने आए। चलिए इस दूसरी इमेज को देखते हैं जो पाटलिपुत्र के बारे में है। पाटलिपुत्र का सामरिक महत्व और भी खास था। स्लाइड में देखिए कि कैसे यह शहर गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के संगम पर बसाया गया था। 4 नदियों का संगम। इन विशाल जलधाराओं ने पाटलिपुत्र को एक जलदुर्ग का रूप दे दिया था, मतलब एक वाटर फोर्ट। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये नदियां सिर्फ सुरक्षा की दीवारें नहीं थीं। हाँ, क्योंकि उस समय पक्की सड़कें तो होती नहीं थी। बिल्कुल, उस समय नदियां ही संचार और रसद यानी लॉजिस्टिक्स के सबसे तेज माध्यम हुआ करती थीं। यानी एक ही साथ प्राकृतिक सुरक्षा भी और व्यापार का एक खुला मार्ग भी। दोस्तों, ये तो मगध के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक लॉटरी लगने जैसा था। ठीक कहा आपने। इन नदियों ने मगध को व्यापार और सेना के तेज परिवहन का एक बेहतरीन मार्ग दिया। इसी लोकेशन की वजह से मगध ने उत्तरापथ पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उत्तरापथ मतलब उस वक्त का सबसे मेन नॉर्दर्न ट्रेड रूट, और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण का सीधा सा अर्थ था अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी साम्राज्य बिना एक मजबूत इकोनॉमी के लंबा नहीं टिक सकता। इसी बात से हमारी कहानी का अगला हिस्सा जुड़ता है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। इस स्लाइड का फोकस है मगध का आर्थिक चक्र, यानी उनका इकोनॉमिक इंजन। अभेद सुरक्षा तो उन्हें मिल गई थी, लेकिन इतनी बड़ी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अथाह धन चाहिए होता है। यहाँ इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये मगध की इकोनॉमी की रीढ़ का विस्तार से वर्णन करता है। सबसे पहला बुनियादी पॉइंट है गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। एलोवियल सॉइल। इस मिट्टी की उर्वरता इतनी ज्यादा थी कि मगध में लगातार बम्पर फसल होती थी। और ये सिर्फ अपने खाने भर की खेती नहीं थी दोस्तों, ये लोग भारी मात्रा में सरप्लस पैदा कर रहे थे।
अधिशेष। और जब अनाज के भंडार भरे हों तभी समाज का एक बड़ा वर्ग खेती से हटकर दूसरे कामों में लग सकता है, जैसे कि प्रशासन चलाना या सेना में भर्ती होना। लेकिन खेती के इस सरप्लस ने नींव तो तैयार कर दी, पर जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो इस मैप में दिखाया गया है। हाँ, आधुनिक झारखंड के पास स्थित लोहे की समृद्ध खदानें, जिन पर मगध का पूरा कंट्रोल था। दोस्तों, उस वक्त की राजनीति में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। लोहे ने मगध के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ क्रांति ला दी। पहला मोर्चा था सेना का। इस लोहे से उन्हें उस समय के सबसे उन्नत, घातक और मजबूत हथियार मिले। और दूसरा मोर्चा था खेती का। इससे कृषि के लिए बेहद टिकाऊ लोहे के औजार और कुल्हाड़ियां मिली। अगर इस आर्थिक चक्र को हम और करीब से समझें, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों के कारण ही गंगा के मैदानों के उन घने जंगलों को साफ करना संभव हो पाया जिन्हें तांबे या कांसे के औजारों से काटना नामुमकिन था। ये चक्र वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, जंगल साफ हुए तो इसका सीधा मतलब था कि खेती वाली जमीन बढ़ गई। बिल्कुल, खेती का रकबा बढ़ा, उपजाऊ मिट्टी वहां पहले से ही थी, तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो राज्य के खजाने में टैक्स के रूप में आने वाले पैसे का एक बड़ा स्रोत बन गया। और दोस्तों, खजाना भरने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? मगध अपने लिए एक विशाल और स्थायी सेना खड़ी कर पाया, एक स्टैंडिंग आर्मी जो सिर्फ युद्ध के वक्त नहीं बल्कि साल भर राजा के लिए तैयार रहती थी। और इसी स्थायी सेना ने साम्राज्य की सीमाओं के असीमित विस्तार को संभव बनाया। एक और बात इस स्लाइड में नीचे लिखी है दोस्तों, जिन जंगलों को साफ किया जा रहा था वो सिर्फ जमीन नहीं दे रहे थे। हाँ, वो सेना के लिए भारी मात्रा में इमारती लकड़ी और युद्ध में टैंक की तरह काम करने वाले हाथियों की एक अटूट सप्लाई भी दे रहे थे। ये तो वाकई संसाधनों के इस्तेमाल की एक मास्टर क्लास थी। लेकिन सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं होता, उनका सही उपयोग करने की राजनीतिक समझ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से हर्यंका वंश के राजा बिंबिसार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर, जहां बिंबिसार की पॉलिसीज को समझाया गया है। बिंबिसार ने ये भली भांति समझ लिया था कि हर बार तलवार उठाकर युद्ध करना सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता चुना, वैवाहिक संबंधों का, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इस लाइन को पढ़िए, कोसल, लिच्छवी और मद्रा देश की राजकुमारियों के साथ विवाह। और ये सिर्फ पारिवारिक गठबंधन नहीं थे, ये दरअसल मगध की सीमाओं के चारों ओर एक सुरक्षित बफर जोन तैयार करने की एक अचूक कूटनीतिक चाल थी। बिना एक भी तीर चलाए अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपना रिश्तेदार बना लेना। डिप्लोमेसी का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, बिंबिसार सिर्फ शांति का ही पुजारी नहीं था। जहां जरूरत पड़ी उसने अपनी मिलिट्री पावर का भी भरपूर प्रदर्शन किया। स्लाइड के इस अगले पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि उसने अंगम महाजनपद पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इस विजय का सबसे बड़ा इनाम क्या था? चंपा बंदरगाह पर कब्जा। चंपा उस वक्त कोई साधारण शहर नहीं था दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले समुद्री व्यापार का एक प्रमुख सेंटर था। ठीक कहा। इस एक जीत ने मगध के खजाने में विदेशी धन की आवक को और भी तेज कर दिया। बिंबिसार की डिप्लोमेटिक रीच कितनी दूर तक थी, इसका अंदाजा इस एक अगले पॉइंट से लगाया जा सकता है। हाँ, ये फैक्ट सच में हैरान करने वाला है। उत्तर पश्चिम में, जो आज के हिसाब से बहुत दूर है, वहां गंधार के राजा पुक्सा सती ने बिंबिसार के दरबार में अपना आधिकारिक दूत भेजा था। इसका मतलब है कि मगध की धाक और उसकी शक्ति की गूंज पूरे भारत में सुनाई देने लगी थी। और यहाँ मेडिकल डिप्लोमेसी का भी एक जिक्र है। बिल्कुल। जब मगध के एक बड़े प्रतिद्वंदी अवंती के राजा प्रद्योता को पीलिया यानी जॉन्डिस हो गया, तो बिंबिसार ने अपने सबसे काबिल राजवैद्य जीवाकॉ को उनके इलाज के लिए उज्जैन भेजा। बिना युद्ध के ही एक दुश्मन को आसानमंद बना दिया। वाह! पर यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। इस स्लाइड पर हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। पिता बिंबिसार जहां शांत और कूटनीतिक था, वहीं उसका बेटा अजातशत्रु एक बिल्कुल ही अलग और आक्रामक स्ट्रैटेजी लेकर आया। सत्ता की भूख में अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। उसका पूरा शासनकाल बस लगातार युद्ध और विस्तार का ही काल रहा। खासतौर पर वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ के खिलाफ उसका युद्ध, जो पूरे 16 साल तक चला। 16 साल। और दोस्तों, वज्जी कोई एक अकेला राज्य नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ये कई छोटे राज्यों का एक मजबूत गणतंत्र था। इसे सीधी लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन था। और यहीं अजातशत्रु ने सिर्फ ताकत के बजाय कूटनीति के एक बहुत ही डार्क रूप का सहारा लिया।
गुप्तचरी और मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी एस्पियनाज और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस चार्ट में उसके मंत्री वसाकारा का नाम हाईलाइट किया गया है। इस 16 साल लंबे युद्ध में इसका एक निर्णायक योगदान रहा। वसाकारा ने एक सोची समझी साजिश के तहत वज्जी संघ में शरण ली और सालों तक उनके बीच रहकर वहां के नेताओं के बीच अविश्वास और फूट के बीज बोए। डिवाइड एंड रूल। जब वज्जी संघ की अंदरूनी एकता पूरी तरह से टूट गई, तब अजातशत्रु ने अपना आखिरी प्रहार किया और उस संघ को हरा दिया। प्राचीन काल में जासूसी का ये एक बेहतरीन उदाहरण है और इसी अजातशत्रु के समय में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भी हुआ था। हाँ, और भले ही वो शक्तिशाली था, लेकिन अवंती के हमले का डर हमेशा बना रहता था। इसीलिए उसने राजगीर की किलेबंदी को और भी मजबूत करवाया था। राजनीति, युद्ध, जासूसी और धर्म, ये सब कुछ एक साथ मगध में चल रहा था। इसके बाद स्लाइड पर अगला नाम है उदयन का। उदयन ने यह महसूस किया कि साम्राज्य अब इतना बड़ा हो गया है कि राजगृह अब भौगोलिक रूप से सेंटर में नहीं रहा। बिल्कुल। प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए एक ऐसे सेंटर की जरूरत थी जहां से हर दिशा में पहुंचना आसान हो। इसीलिए दोस्तों उसने एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया, जो कि व्यापार और सामरिक दोनों दृष्टि से बेहतर था। ये राजधानी परिवर्तन मगध के एक क्षेत्रीय ताकत से एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। यह स्लाइड साम्राज्य के चरम काल यानी उसके जिनित को दिखाती है। हर्यंका वंश के खत्म होने के बाद शिशुनागा वंश सत्ता में आया और शिशुनागा ने वो काम कर दिखाया जो कई पीढ़ियों से रुका हुआ था। उसने मगध के सबसे पुराने दुश्मन अवंती को पूरी तरह हराकर लगभग 100 साल पुरानी दुश्मनी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन मगध की शक्ति का जो सबसे बड़ा और खौफनाक रूप सामने आया वो था नंदा वंश के अंदर। नंदा वंश को भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ इस स्लाइड में महापद्मनंदा का नाम सबसे ऊपर है। वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसकी बेहिसाब सैन्य ताकत और लगातार जीतों की वजह से उसे सर्वक्षत्रांतक और एक राट ऐसी उपाधियां दी गईं। सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एक राठ मतलब एकमात्र शासक। उसने अपने साम्राज्य को उत्तर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और मैसूर तक फैला दिया था। और इसी वंश के आखिरी शासक धनानंदा की सेना तो इतनी विशाल थी कि उसकी कहानियां सुनकर सिकंदर के एक्सपीरियंस्ड सैनिक भी घबरा गए थे। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिकों ने मगध की तरफ आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। नंदू ने एक और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने पहली बार भारत में एक सेंट्रलाइज्ड प्रशासन और टैक्स कलेक्ट करने का एक जबरदस्त सिस्टम बनाया। सिकंदर की सेना का डर कर वापस लौट जाना, दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। और इस खौफ के पीछे सिर्फ नंदवंश की बड़ी सेना नहीं, बल्कि उनकी मिलिट्री इंजीनियरिंग का भी बड़ा हाथ था। चलिए स्लाइड्स में इनके हथियारों की तस्वीरें देखते हैं। ये ऐसी गुप्त तकनीकें थीं जो अपने समय से सदियों आगे थीं। अजातशत्रु के समय से ही मगध की सेना में महाशिलाकांतक जैसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। यहाँ दोस्तों इमेज में देखिए, ये एक बड़ी गुलेल या कैटापल्ट जैसी मशीन थी जो दूर से ही दुश्मन की सेना और किलों पर भारी भरकम पत्थरों की बारिश कर सकती थी। और इस दूसरे इमेज को देखिए, ये तो बिल्कुल किसी आधुनिक टैंक का प्राचीन रूप लगता है। इसे रथामूसल कहा जाता था। बिल्कुल, ये एक ऐसा घातक रथ था जिसमें बड़ी बड़ी गड़ायां और धारदार ब्लेड लगे होते थे। जब ये रथ पूरी स्पीड से दुश्मन की पैदल सेना की भीड़ में घुसता था, तो ये वहां वाकई तबाही मचा देता होगा। बिना किसी इंसान के सीधे संपर्क के ये मशीन दुश्मनों को चीरते हुए निकल जाती थी। मिलिट्री साइंस की मॉडर्न भाषा में इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये तकनीकें सेना की रियल संख्या को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। वजी संघ को तोड़ने में इन्हीं हथियारों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। जब बेहतरीन लोहे के आमर, हाथियों की सेना और महाशिलाकांतक जैसे हथियार एक साथ मिल जाएं, तो समझना आसान है कि मगध अजेय क्यों था। बिल्कुल, पर अब एक सवाल उठता है। वही सवाल हम इस आखिरी प्रेजेंटेशन पेज पर देखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या सिर्फ नदियां, लोहे की खदानें और घातक हथियार ही किसी राज्य को इतना महान साम्राज्य बना सकते हैं?
हमारी ये सोर्स स्लाइड एक बहुत ही अनोखे पहलू की तरफ इशारा करती है, जिसे दोस्तों हम मगध का एक्स फैक्टर कह सकते हैं। और वो था उसकी सोशल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सामाजिक लचीलापन। ये एक बहुत ही जरूरी एनालिटिकल पॉइंट है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने पर पता चलता है कि मगध का समाज बाकी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले रूढ़िवादी और कठोर वैदिक नियमों से काफी हद तक मुक्त था। वहां एक लचीला समाज था, जहां नए विचारों और नई धारणाओं का हमेशा स्वागत किया गया। और दोस्तों, इसी खुलेपन के कारण ही मगध जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए और प्रगतिशील आंदोलनों का सबसे बड़ा सेंटर बन पाया। ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन था। इस स्लाइड पर आखिरी पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि अपनी लोकेशन के कारण मगध में आर्य और गैर आर्य संस्कृतियों का एक बहुत अच्छा मेल हुआ। एक मिश्रित संस्कृति ने जन्म लिया, जिसने जन्म के आधार पर चलने वाली कठोर व्यवस्थाओं को काफी ढीला कर दिया। और समाज के इसी लचीलेपन की वजह से ही संभव हुआ कि जब नंदा वंश जैसा एक गैर क्षत्रिय राजवंश सत्ता में आया, तो जनता ने बिना किसी बड़े विरोध के उन्हें अपना राजा मान लिया। अगर कोई बहुत रूढ़िवादी समाज होता, तो वहां इस तरह का सत्ता परिवर्तन इतने शांति से होना लगभग नामुमकिन था। ये सामाजिक लचीलापन और वैचारिक स्वतंत्रता ही वो असली एक्स फैक्टर था, जिसने मगध को पूरे प्राचीन भारत में इनोवेशन और परिवर्तन का एक सेंटर बना दिया। तो अगर इस पूरी क्लास और इन स्लाइड्स को हम समराइज करें, तो ये इतिहास हमें राज्य निर्माण की एक बड़ी सीख देता है। दोस्तों, सफलता से बड़ी सेना रखने या क्रूर होने से नहीं मिलती। मगध का उत्कर्ष इस बात का प्रमाण है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अवेलेबल संसाधनों, चाहे वो नदियां हों, आयरन माइंस हों या डिप्लोमेटिक मौके हों, उनका कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। और इस सबसे भी जरूरी बात यह है कि समाज और प्रशासन में वक्त के साथ बदलने, नई तकनीक अपनाने और रूढ़ियों को तोड़ने की कितनी क्षमता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो क्या है? हमने देखा कि नंदा वंश की विशाल सेना के डर से सिकंदर की सेना वापस लौट गई थी। पर जरा सोचिए, हाँ, अगर मगध के पास वो लोहे की खदानें और हाथियों की वो असीम सेना नहीं होती, तो क्या सिकंदर भारत के भीतर तक प्रवेश कर जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और क्या आज हम जो दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से अलग होता? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई इसने तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।